नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे वीकली करंट अफेयर्स। पार्ट 1 में ला चुका हूँ, ये पार्ट 2 है आपका 31 मई से लेकर 6 जून तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यूज़ है अब वो लिखा हुआ है क्या है चीन का रेड टूरिज्म, तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। चीन में आधुनिक क्रांतिकारी विरासत स्थलों को रेड टूरिज्म से जोड़कर देखा जाता है। रेड टूरिज्म परियोजना की शुरुआत 2004 में की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को बढ़ावा देकर पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो आई थी वो पावर में आई थी 1949 में, जब उन्होंने केएमटी पार्टी को क्या कर दिया था, सत्ता से बेदखल कर दिया था। केएमटी पार्टी जो थी उसके बाद जो आपका ताइवान, जो आपको उसका आइलैंड देखने को मिलता है, वहाँ पर आकर बस गई थी। और ये थोड़ा दिमाग में रखना है। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माओ जेडोंग माने जाते हैं। आगे लिखा हुआ है रेड टूरिज्म के अंतर्गत यानान लाल सेना के लॉन्ग मार्च से जुड़ा स्थल है। लॉन्ग मार्च, एक चीज़ याद रखना कि चाइना जो रॉकेट यूज़ करता है वो लॉन्ग मार्च सीरीज का यूज़ करता है, जैसे भारत करता है। ठीक है ना। भारत जो करता है वो यूज़ करता है आपका कौन सा, फैटमैन हो गया जैसे आपका। ठीक है ना। जैसे बोलते हैं मार्क सीरीज जो अभी यूज़ करते हो, मार्क 3 हम यूज़ करते हैं, मार्क 3 मार्क 2 भी यूज़ किया जाता है। मार्क 3 जो है उसे फैटमैन बोला जाता है। अच्छा, साओशान हो गया माओ से तुंग का जन्म स्थान है। माओ से तुंग माओ जेडोंग को ही बोलते हैं। और जिंगगांग जो आपका पर्वत जैसे अनेकों ऐतिहासिक महत्व के स्थल शामिल है। ये पर्यटन स्थल युवा चीनी आबादी के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन रहे हैं। यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों का उपयोग युवाओं को आकर्षित करने में बेहद मददगार साबित हुई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता में आने के बाद से रेड टूरिज्म को प्राथमिकता से बढ़ावा दे रहे हैं। उनका मानना है कि परियोजना लोगों को लाल क्रांति की आध्यात्मिकता प्रदान कर सकती है और केवल क्रांतिकारी युग की कठिनाइयों का अनुभव करके ही लोग वास्तव में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चीनी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में रेड टूरिज्म में भारी निवेश किया है। इस परियोजना के लिए 2016 से 2020 के बीच 2.64 बिलियन युआन $370 मिलियन का बजट रखा गया था। ऐसे में रेड टूरिज्म ने भी महामारी के बाद चीन में पर्यटन बाजार को मजबूत बनाने में मदद की है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में सभी रेड टूरिज्म साइटों से मिला राजस्व लगभग 400 बिलियन युआन से अधिक था। आपको बता दें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस साल अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है और चीन में रेड टूरिज्म की लोकप्रियता अब तक के उच्चतम स्तर पर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 में आयोजित की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, 100वीं है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। अच्छा देखें तो चाइना का, देखें तो चाइना को तो मैंने मैप डिस्कस कर लिया था। एक चाइना की एक पॉलिसी है पहले वो यूज़ करता है, वो एक तो करता है यूज़ 11 डैश लाइन। ठीक है ना, जिससे वो वियतनाम को अलग कर देता है, क्योंकि वियतनाम भी एक कम्युनिस्ट आपका कंट्री है। तो उसको बख्श देता है और ऊपर की 2 लाइन हटाकर बाकी की जो आपकी लाइन्स हैं, 9 जो लाइन्स हैं आपको दिख रही हो डैश डैश में, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ताइवान की तरफ। तो यहाँ पे कई सारे आइलैंड है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आपका स्कारबोरो आइलैंड है। ताइवान, चाइना और फिलीपींस तीनों इस पर क्या करते हैं, अपने अधिकार को बताते हैं कि ये उनका है। वहीं अगर पारासल आइलैंड है तो ये फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद का मुद्दा है। वहीं अगर स्पार्टले आइलैंड की बात करें तो मलेशिया, वियतनाम और चाइना के बीच में ये विवाद का मुद्दा है। तो ये जरूर आप याद करें। अस्पतालों के बेड से जुड़ा भारत का पहला देशव्यापी नक्शा, तो लिखा अमेरिका और भारत ने में डायस्पोरा के डॉक्टरों और पेशेवरों के एक समूह ने अपनी तरह का पहला ऑनलाइन नक्शा लॉन्च किया है। यह भारत में मौजूदा अस्पतालों के बेड्स का रियल टाइम अपडेट दिखाता है। महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में यह नक्शा सहायक होगा। इसका उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को महत्वपूर्ण समय के प्रति संवेदनशील जानकारी देना है। इस पोर्टल को प्रोजेक्ट मदद हेल्प द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट मदद द्वारा मददमैप्स.com रियल टाइम अपडेट के साथ अस्पतालों के उपलब्ध बेड्स का भारत का पहला देशव्यापी नक्शा है। यह सभी साइटों पर इस जानकारी को क्रॉस चेक और फिल्टर करता है। यह आधिकारिक डेटा को प्राथमिकता देता है और उन सभी डेटा को हटा देता है जिन्हें लंबे समय तक अपडेट नहीं किया गया। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोविड-19 का सामना करने वाले लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर और अपने प्रियजनों के लिए आईसीयू तक पहुंच जैसी उचित देखभाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह ऑनलाइन पोर्टल सरकारी और निजी अस्पतालों के बेड्स की उपलब्धता के सभी प्रमुख ऑनलाइन एग्रीगेटर्स से जानकारी प्राप्त करता है। यह अस्पताल के नाम, स्थान और आईसीयू बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर, गैर ऑक्सीजन बेड आदि सहित महत्वपूर्ण और रियल टाइम डाटा का विवरण देता है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है नासिक की बौद्ध गुफाएं। तो लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नासिक के एक पहाड़ी में स्थित त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं के पास 3 नई गुफाओं की खोज की है। इन गुफाओं को भी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल माना जा रहा है। आपने सुना होगा ना चैत्य और विहार। तो चैत्य वो होते थे जहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करते निवास करते थे, विहार होता था जहाँ पे सिंपल लोग निवास करते थे। अच्छा, खोजी गई। और एक स्तूप होते हैं यहाँ पे, स्तूप आप जानते हैं जैसे आपका सांची का स्तूप है, तो वो एक हिसाब के मंदिर होते हैं बुद्धिज्म में। तो खोजी गई गुफाओं की प्राचीनता को लेकर पुरातत्वविदों का मानना है कि ये गुफाएं त्रिरश्मि गुफाओं से भी पुरानी हो सकती हैं। तो ये गुफा है आपकी, तो खोजी गई गुफाएं वर्तमान त्रिरश्मि गुफा परिसर के विपरीत दिशा में है और मौजूदा परिसर से लगभग 70 से 80 फीट ऊपर है। इन गुफाओं को एक खड़ी पहाड़ी पर उकेरा गया है।
सभी गुफाओं में बरामदे और भिक्षुओं के लिए विशिष्ट वर्गाकार पत्थर का मंच है। भिक्षुओं के ध्यान के लिए इनमें कनेरी और वाई गुफाओं की तरह विशेष व्यवस्था भी की गई है। 13वीं गुफाएं दरअसल 25 गुफाओं का समूह है जिन्हें पांडवलेनी गुफाएं भी कहा जाता है। इनका निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच में 83 हिल में किया गया था। अगर मैं बताऊं 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तो 200 BC, तो आज से लगभग मान के चले 2200 साल पहले से हो सकता है, 2200 साल पहले इनका निर्माण किया गया। इन गुफाओं के परिसर का दस्तावेजीकरण 1823 में एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जेम्स डेलामाइन द्वारा किया गया था। 13वीं गुफाएं अब ASI संरक्षित स्थल और एक पर्यटन स्थल के रूप में जानी जाती हैं। नासिक की बौद्ध मूर्तियां और गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक उदाहरण है। हीनयान और महायान दो शाखाएं हैं। हीनयान बोला जाता है जो रूढ़िवादी थी, जिसमें गौतम बुद्ध को एक महात्मा माना गया, ठीक है ना, पर उन्हें भगवान नहीं माना गया। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये याद कर लीजिए। जबकि महायान जो थे वो क्या थे कि उन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान माना और मूर्ति पूजा वो करते हैं भगवान बुद्ध की, तो ये आप याद रखना। और हीनयान जो महायान शाखाएं थी वो राजा कनिष्क थे, आपके कुषाण शासक थे कनिष्क। तो उनके टाइम पे जब चौथी बौद्ध संगति होती है तो तब जाके आपका हीनयान और महायान दो संप्रदाय निकल कर आते हैं। अच्छा, आगे लिखा इन गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र और इंडो ग्रीक वास्तुकला के डिजाइन वाली मूर्तियां। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 1861 में फॉर्म की थी। इसके जो फाउंडिंग फादर थे वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, वो इसके डायरेक्टर जनरल भी थे पहले, और ये आपने याद रखना। और अभी जो डायरेक्टर जनरल है वही विद्यावती है, और ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसके है, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है, प्रफुल्ल पटेल है। इसका लोगो मोटो है प्रत्न कृतिम प्रवीणम, ठीक है ना, तो ये याद कर लेना। अच्छा, ये आपका महाराष्ट्र का नक्शा है, जो ऊपर की तरफ आपको गुजरात के बगल में देख रहा हो नासिक डिवीजन है, यहीं पर आपका नासिक है, और नासिक में आपका क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी नदी है, तो यहाँ पे आपकी जो नदी है गोदावरी नदी के किनारे आपका कौन सा लगता है, कुंभ का मेला लगता है। 4 जगहों पर कुंभ देखा जा सकता है। एक हरिद्वार में देखा जाता है जो गंगा नदी के किनारे लगता है। एक आपका इलाहाबाद में देखने को मिलता है जो आपका 3 नदियों के संगम पे, गंगा यमुना और सरस्वती। एक आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन में। तो ये 4 जगह लगता है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में कुंभ स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो राजा हर्षवर्धन को जाता है, वर्धन वंश के जो कौन थे आपके शासक थे। महाराष्ट्र बॉर्डर लगाता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक और गोवा से लगाता है। यहीं पर आपको देखने को मिला दादर नगर हवेली और दमन दीव, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ये आपकी यूनियन टेरिटरी है, और इसको साथ में ला दिया गया था। इसके जो अभी आपके हैं वो प्रफुल्ल पटेल है, आपके कौन एडमिनिस्ट्रेटर, उनको बोल सकते हैं एडिशनल चार्ज मिला कहाँ का, लक्षद्वीप का। महाराष्ट्र के बाईं तरफ आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ गुजरात बगल में गल्फ ऑफ खंबात भी देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे लेगा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा के 2 नए मिशन भेजे गए। तो अमेरिकी स्पेस कंपनी या एजेंसी नासा वर्ष 2028 और 2030 के बीच शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2 नए मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। ये 2 मिशन होंगे, एक है द विंची, ठीक है ना, डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड द इमेजिंग, और फिर एक है वेरिटास वीनस एमसीवीटी रेडियो साइंसेज इंसार टोपोग्राफी एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो पहले यानी द विंची मिशन के तहत शुक्र ग्रह के बनने की प्रक्रिया से लेकर इसके विकास में होते हुए वर्तमान वायुमंडल तक का अध्ययन किया जाएगा। दूसरे मिशन वेरिटास से शुक्र ग्रह के भूगर्भीय इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि शुक्र ग्रह का विकास पृथ्वी से इतना अलग क्यों है। नासा के मुताबिक प्रत्येक मिशन के लिए $500 का खर्च अनुमानित है। $500 कम नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ कर गए यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो आकार और बनावट में लगभग पृथ्वी के समान है। इसे दोनों के बोला जाता है, सिस्टर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। सूर्य का दूसरा ग्रह होने के कारण इसकी सतह का अधिकतम तापमान 471 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जो शीशों को पिघला सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा सोलर सिस्टम वही फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। मैंने बताया था जो आपके 4 अंदर के मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और जो 4 बाहर के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके बीच में कौन सी है, तो इनके बीच में आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलती है। नेपच्यून के बाद आपको कौन सा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे प्लूटो देखने को मिलता है। उसके बाद है क्यूपर बेल्ट, जो लास्ट माना जाता है सोलर सिस्टम का। 4 अंदर के प्लैनेट को टेरिटोरियल या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है, और बाहर के 4 को बोला जाता है गैसेस प्लैनेट्स भी बोला जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र की कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता, तो लिखा हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की, जो मेरे हिसाब से तो अच्छा इनिशिएटिव है। या कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिए गए मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेगी। ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक कोविड-19 प्रबंधन में अच्छा काम करने पर पुरस्कार दिए जाएंगे।
यह पुरस्कार प्रत्येक राजस्व क्षेत्र से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। इसमें पहले पुरस्कार के तौर पर 50 लाख रुपए, दूसरे में 25 लाख और 15 लाख प्रदान किया जाएगा। यह प्रतियोगिता माई विलेज कोरोना फ्री पहल का हिस्सा है। इस पहल की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है। यह प्रतियोगिता कोविड-19 के प्रसार को रोकने वाले उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 6 राजस्व मंडल हैं। इस तरह की पहल से कोविड-19 के बारे में अधिक जागरूकता आएगी और इसे गांव में फैलने से रोका जा सकेगा। इस प्रतियोगिता के तहत 18 गांवों को कुल 5.4 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता साल भर चलेगी और निर्धारित 22 मापदंडों पर एक समिति द्वारा गांवों का मूल्यांकन किया जाएगा। ये आपका महाराष्ट्र, और इस बार जो है फिजिकल मैप है। यहाँ पर कई सारी नदियां हैं, गोदावरी होगी आपकी, दुधाना हो गई, पूर्णा हो गई आपकी, ऊपर से आपकी पंजहारा हो गई, गिरहा हो गई, वर्धा हो गई, कई सारी नदियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको आप याद कर सकते हैं। अरेबियन सी आपको दिख रहा होगा, वेस्टर्न घाट आपको दिख रहा होगा, महादेव हिल्स आपको दिख रही होंगी, हरिश्चंद्रा हिल्स आपको दिख रही होंगी, बालाघाट रेंज, अजंता रेंज, गाविलगढ़ रेंज, सतपुड़ा रेंज ऊपर की तरफ, तो इन्हें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कई सारे माउंटेन्स भी आ, जैसे आपका सलहार माउंटेन्स हो गया, आपका सप्तऋषि माउंटेन्स हो गए, आपका तुरना माउंट हो गया, सिंगल हो गया, कालसूबाई हो गई, ये यहाँ पर कुछ पर्वत हैं, ये वेस्टर्न घाट की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। और उद्धव ठाकरे वहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। और एक चीज़ और याद करना, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के कौन है? आपके गवर्नर हैं। अच्छा, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, SD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कर रहा है। नीति आयोग ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 लॉन्च की है। इस इंडेक्स में केरल ने 75 के स्कोर के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु दोनों के 74 के साथ दूसरा स्थान है। इस साल के सूचकांक में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर करता है। SDG इंडिया इंडेक्स का विकास संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से किया गया है। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रगति को मापता है। SDG इंडिया इंडेक्स के पहले संस्करण 2018-19 में 13 गोल्स, 39 टारगेट्स और 62 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया था। इसके दूसरे संस्करण में 17 गोल्स, 54 टारगेट्स और 100 इंडिकेटर्स शामिल किए गए थे। इस बार के संस्करण में 17 गोल्स, 70 टारगेट्स और 115 इंडिकेटर्स शामिल थे। SDG का गठन एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 2030 तक 17 गोल्स और 169 संबंधित टारगेट्स हासिल किए जाने हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लेना, मैं नीति आयोग के बारे में लाना भूल गया। नीति आयोग जो था वो बना था आपका 2015 में बना था। उसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अभी राजीव कुमार हैं। उसके CEO जो अभी आपके आपके अमिताभ कांत हैं। या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब ये कैबिनेट के थ्रू बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, तो ये आप याद कर लेना। और इसने जगह ली है किसकी? तो इसने जगह ली थी प्लानिंग कमीशन की, ठीक है ना। और प्लानिंग कमीशन किसके टाइम बना? जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर बना था, 1950 में, 15 मार्च को, आई थिंक 15 मार्च 1950, हाँ, प्लानिंग कमीशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स तय किए हैं 2030 तक उन्हें हासिल करना है। पर एक रिपोर्ट आई थी, लगभग मान के चलिए आप 7, 8, 10 महीने पहले आई थी, तो उसमें बताया गया तो 2030 तक तो हासिल नहीं होंगे, तो इनको 2040 करना पड़ेगा टारगेट को। तो उसमें जो आपका फर्स्ट SDG आता है, ये पूछा जाता है कि पहला सस्टेनेबल गोल कौन सा है। तो पहला है आपका नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड द वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, फिर है जेंडर इक्वलिटी, फिर है पांचवा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फिर है आपका अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी, फिर आपका डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, फिर है लाइफ बिलो वाटर, फिर है लाइफ ऑन लैंड, फिर है पीस, जस्टिस एंड द स्टोरिंग इंस्टीट्यूशंस, और फिर आपका पार्टनरशिप या फॉर द गोल्स। तो ये आप याद करना, 17 ही है। पहला याद कर लीजिए आप जो पूछा जाता है, दूसरा याद कर लीजिए, तीसरा भी याद कर लीजिए, तो आसान है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर और गुड हेल्थ। फिर जो चौथा आपने यूज करना है वो तो क्वालिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, और पांचवा किसके लिए? जेंडर इक्वलिटी के लिए। तो 5 आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेन बायो कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी गई है। तो लिखा हुआ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसे बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च ने पेन बायो कोविड-19 नामक दूसरी घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट RAP किट को मंजूरी दी है। तो इस परीक्षण किट को अबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक्स डिवीजन शिकागो द्वारा विकसित किया गया। शिकागो का है आपका, तो ये आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। सेल्फ यूज किट को 5 जुलाई तक प्रोविजनल अप्रूवल दिया जाएगा। 5 जुलाई के बाद कंपनी द्वारा किट की कीमत की घोषणा की जाएगी। ICMR ने पहले पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा कोविड सेल्फ टेस्ट किट को अपनी स्वीकृति दी थी, जिसकी कीमत कितनी हुई? 250 रुपये प्रति किट थी। ICMR पहले ही सेल्फ टेस्ट किट के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी कर चुका है। इसके अनुसार रैपिड एंटीजन टेस्ट की सलाह केवल सिम्टोमेटिक व्यक्तियों और पॉजिटिव मामलों के लिए दी जाती है। होम टेस्टिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में उपलब्ध होगी।
जिसे यूज़र को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। या रोगी को सकारात्मक और नकारात्मक टेस्ट रिजल्ट भी प्रदान करेगा। इस प्रकार किसानों को खरीफ बुआई का मौसम शुरू होने से पहले बीज का उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये कुछ अलग ही आ गया, सॉरी ये गलत आ गया, ये पेज आपका गलत है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलिए। आरटीपीसीआर टेस्ट रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हुए आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा आरएटी उपयोगकर्ताओं को परीक्षण किट, स्वाब और अन्य सामग्रियों के निपटान के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन भी करना आवश्यक होगा। आईसीएमआर की अगर बात करें तो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की ये इस नाम से जानी जाती थी। 1911 में सबसे पुरानी बोल सकते हैं आपकी जो फर्म्स है जानी जाती है, तो इरफा था इसका नाम है, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। और 1949 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च रख दिया गया था। तो ये आप याद रखना। हेडक्वार्टर जो इसका देखने को मिलेगा वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव है, इनका नाम पूछा जा सकता है किसी पेपर में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर है, तो ये आप याद कर लेना, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट न्यूज बीज मिनीकिट कार्यक्रम शुरू किया गया। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बीज मिनीकिट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बीज मिनीकिट कार्यक्रम दलहन व तिलहन की नई किस्मों के अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता पर आधारित है। यह मिशन तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को खेतों में नई किस्मों के बीजों को पेश करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। यह बीज प्रतिस्थापन दर यानी रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ावा देने में मदद करेगा। कार्यक्रम के तहत नेफेड, राष्ट्रीय बीज निगम और गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा मिनीकिट प्रदान की जा रही है। यह सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से वित्त पोषित है। मिशन के तहत बीजों का वितरण 15 जून 2021 तक चलेगा। इस प्रकार किसानों को खरीफ बुआई का मौसम, ये था वो पेज, खरीफ बुआई का मौसम शुरू होने से पहले बीज उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को कुल 20,27,318 दलहन मिनीकिट, 8 लाख से अधिक सोयाबीन बीज मिनीकिट और 74,000 मूंगफली मिनीकिट सीधे किसानों को उपलब्ध मुफ्त करवाए जाएंगे। केंद्र राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन और तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने 2014-15 से तिलहन और दलहन के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अच्छा, तिलहन से रिलेटेड कौन सी क्रांति थी? येलो रेवोल्यूशन था आपका, ये याद रखना। वो दलहन से रिलेटेड नहीं था, तिलहन से रिलेटेड था। आगे चलते हैं। नतीजतन तिलहन का उत्पादन 2014-15 में 27.51 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 36.57 मिलियन टन हो गया। साथ ही दलहन उत्पादन 2014-15 में 17.15 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 25.56 मिलियन टन हो गया है। देश में कृषि क्षेत्र में 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड 305.43 मिलियन टन के उत्पादन का अनुमान है। भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दालों और खाद्य तेलों पर का आयात करता है। याद रखना, भारत सबसे ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन भी करता है और सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम भी करता है। इतना कंज्यूम कर लेता है कि जितना खुद उगाता है उतना तो खा ही जाता है, बल्कि आयात भी करना पड़ता है हमें, तो ये याद रख लेना आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है बांस उत्पादों के लिए द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन विंडो हुई लॉन्च। तो लिखा हुआ राष्ट्रीय बांस मिशन और सरकारी ई मार्केट प्लेस बांस के सामान की मार्केटिंग के लिए GEM पोर्टल पर एक समर्पित विंडो बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस सहयोग के परिणाम स्वरूप बांस उत्पादन के लिए द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन विंडो लॉन्च की गई है। इस मौके पर GEM और बैम्बू मार्केट पेज का संक्षिप्त विवरण पेश किया गया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें देश भर से बड़े पैमाने पर बांस उद्यम शामिल है। यह समर्पित विंडो छोटे निर्माताओं और विक्रेताओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की सुविधा देगा। इससे खरीदारों को आकर्षित करने के लिए उनकी पहुंच में काफ़ी वृद्धि होगी। साथ ही खरीदारों को विश्वसनीयता स्रोतों के से विशिष्ट उत्पादन प्रदान किए जा सकेंगे। द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन उत्कृष्ट रूप से हैंडक्राफ्ट, हस्तशिल्प वाले बांस और बांस उत्पादों, डिस्पोजल आदि की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों और उद्यमियों को सरकारी खरीदारों तक बाजार की पहुंच प्राप्त होगी। यह पहल सरकारी खरीदारों के बीच बांस उत्पादों को अपनाने और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने का प्रयास करती है। अच्छा, अगर बैम्बू की बात करूं तो पहले इसे पेड़ की कैटेगरी में लाया गया था, पर जो नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्या करते हैं, बांस पर डिपेंड करते हैं। कई सारी चीज़ें वो बनाते हैं जो उनकी बोल सकते हैं ये आर्थिक जो है आर्थिक समृद्धि का या आर्थिक बोल सकते हैं मदद का एक क्या है आधार है बांस। किनके? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो आपके क्या है पूर्वोत्तर भारत के जो आपके कौन है लोगों के लिए, तो उनका एक माध्यम है कमाई का। तो लोकसभा ने क्या किया था कि 90 साल पुराना जो कानून था जिसमें बम्बू को किस में डाला गया था, पेड़ की कैटेगरी में डाला गया था, तो उसे क्या कर दिया था, घास की कैटेगरी में ला दिया था। क्योंकि पेड़ काटना क्या है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है और एक साथ आप कई सारे पेड़ नहीं काट सकते। तो बम्बू को हटाकर आपको ग्रास की कैटेगरी में लाया गया था, घास की कैटेगरी में। और ये ये संशोधन हुआ था आपका फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। और ये कब की बात है, 2017 की बात है, जब इसको क्या कर दिया गया था, पेड़ की कैटेगरी से उठाकर घास की कैटेगरी में ला दिया गया था। ठीक है ना।
अच्छा, आजकल एक और न्यूज़ में था कि एक था बीमा बैम्बू। तो हुआ क्या कि जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो आपके कहते हैं स्टूडेंट थे, उन्होंने एक आपका बीमा बम्बू को उदाहरण दिया, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि उगाकर एक ऑक्सीजन पार्क की स्थापना कर सकते हैं। एक्चुअल में बीमा बम्बू इतना बोल सकते हैं, ये आपका बैम्बूसा बाल्कोवा फैमिली से आता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और इसमें जो कार्बन सिंक करने की जो क्षमता होती है ना, देखो जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसमें आपका जानते हो कि CO2 का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब कार्बन न्यूट्रल होना है, तो कार्बन न्यूट्रल के लिए क्या है कि आप जितना कार्बन एमिट करते हैं उतना ज़्यादा आपने क्या करना है, उसे क्या करना है, आपने उसे क्या करना है, इनहेल करना है, सिंक करना है। तो सिंक करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि इन्वायरमेंट में आपको पौधों को लगाना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा। पेड़ बहुत स्लो रेट से बढ़ते हैं, आप जानते हैं एक पेड़ को बढ़ने में लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं। जबकि बीमा बम्बू की बात करें तो ये तो रातों रात बढ़ जाता है, कई फीट बढ़ जाता है और ये कार्बन सिंक में मदद करेगा। तो ये लिखा हुआ बीमा और द भीमा बम्बू इज द सुपीरियर क्लोन सिलेक्टेड फॉर द बम्बूसा बाल्कोवा, अ हायर बायोमास यील्डिंग bamboo species. This bamboo clone has been developed by the conventional breeding method. These species is considered to be the one of the fastest growing plant. देखो it grows 1.5 feet per day. एक दिन में लगभग 1.5 फीट के आसपास बढ़ जाता है, ठीक है ना। अंडर द ट्रॉपिकल कंडीशन इट इज सेट टू बी द बेस्ट कार्बन सिंक टू द मिटिगेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अच्छा, फिर नेक्स्ट न्यूज आती है ब्लूफिन महासीर। तो लिखा हुआ ब्लूफिन महासीर को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। यह जानकारी टाटा पावर्स ने दी है, जो पिछले 50 सालों से ब्लू फिन और गोल्डन महासीर के संरक्षण में शामिल है। हालांकि WWF वर्ल्ड वाइड फंड के मुताबिक गोल्डन महासीर अभी भी IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है और इस पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। आगे लिखा टाटा पावर ने महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित अपनी बालवन हैचरी के एक समय में लगभग 5 लाख महाशेरों के प्रजनन के लिए एक सरल विधि विकसित की है। हैचरी एक ऐसी सुविधा होती है जहां मछली, मुर्गी या कछुओं के अंडे कृत्रिम परिस्थितियों में पैदा करवाए जा सकते हैं। याद रखना है, हैचरी आर्टिफिशियल जो आपका क्या होता है, ब्रीडिंग प्लांट होता है जो आपका। बता दें कि महासीर या महासीर जिसे बोला जाता है, मछली जल में घुलित ऑक्सीजन के स्तर, पानी के तापमान और अचानक होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। प्रदूषण सहन न कर पाने के कारण इसे मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी माना जाता है। IUCN की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके CEO है अभी ब्रूनो ओबरले और इसके मेंबर लगभग 1400 हैं। फाउंडर जूलियन ऑक्सले थे और ये फाउंड हुआ था आपका 5 अक्टूबर 1948 को फाउंटेन ब्लू फ्रांस में। वही बात करें रेड लिस्ट जो ये जारी की जाती है IUCN के द्वारा, तो 1964 में ये फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर्स का यूनाइटेड किंगडम में और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर है। इसकी कुछ लिस्ट आती है, जैसे आपकी एक्सटिंक्ट में आती है जो विलुप्त हो चुकी है। एक होती है एक्सटिंक्ट, एक होती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो एक्सटिंक्ट मतलब जो आपका क्या हो गई है, पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है, और एक होती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जो आपका क्या हो गई कि आपका जो जंगलों से विलुप्त हो गई है। केवल वो कहाँ पर है, जैसे चिड़ियाघर या कंजर्वेशन सेंटर वहीं पर है। थ्रेटेंड मतलब जिनको खतरा है, उसमें 3 आ जाती हैं। सबसे बुरी स्थिति होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की, फिर इंडेंजर्ड, एक होता है वॉनरेबल। एक लोअर रिस्क में आता है जिसमें नियर थ्रेटेंड, कंजर्वेशन डिपेंडेंट और लीस्ट कंसर्न में रखा जाता है। और कुछ अलग कैटेगरी होती है जिसमें डाटा डेफिशिएंट होता है, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, और नॉट एवेल्युएटेड। तो ये बगल में लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है। तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई, या एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का नवा संस्करण है। इस रैंकिंग में IISc जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस बेंगलुरु, IIT रोपड़ पंजाब, IIT इंदौर मध्य प्रदेश ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में रैंक हासिल की है। रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 37वें स्थान के साथ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। पिछले साल की ही तरह इस बार भी एक भी भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 10 में अपनी जगह नहीं बनाई है। शिंगवा विश्वविद्यालय चीन ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान भी चीन की पैकिंग यूनिवर्सिटी के पास है। तीसरा और 5वां स्थान सिंगापुर के विश्वविद्यालयों ने हासिल किया है। वहीं चीन की हांगकांग यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में IIT रोपड़ को 55वें, IIT इंदौर को 78वें नंबर पर रखा गया है। कम से कम लगातार दूसरे वर्ष रैंकिंग में आने वाले 49 भारतीय विश्वविद्यालयों में से 51% ने अपनी 2020 की रैंकिंग को बनाए रखा है या सुधार किया है। दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों के लिए कोविड-19 महामारी आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका साबित हुई है। इससे छात्र नामांकन में गिरावट के साथ सफाई के लिए अतिरिक्त खर्च, टेस्टिंग और राजस्व हानि आदि बढ़ गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन छात्रों, उनके परिवारों, विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय लीडर्स और सरकारों के लिए एक विश्वसनीय परफॉर्मेंस डेटा प्रदान करता है। बुजुर्गों के लिए शुरू हुई सैग या साजे परियोजना। तो लिखा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर आपके थावरचंद गहलोत ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना विश्वविद्यालय स्टार्टअप द्वारा प्रदान किए जाने वाली
बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं के वन स्टॉप एक्सेस को चुनने, समर्थन करने और निर्माण के लिए शुरू की जा रही है। बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद परियोजना तैयार की गई है। एक बार परियोजना शुरू हो जाने के बाद स्टार्टअप डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से इसका हिस्सा बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे डेडिकेटेड पोर्टल को भी योजना के साथ लॉन्च किया गया। स्टार्टअप का चयन उनके नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। इनमें वे उत्पाद भी होंगे जिन्हें उनके द्वारा आवास, स्वास्थ्य और देखभाल केंद्रों जैसे क्षेत्रों में प्रदान किए जा सकेंगे। उनका चयन कानूनी मार्गदर्शन के अलावा वित्त, खाद्य और धन प्रबंधन से जुड़ी तकनीकी पहुंच के आधार पर किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा, जो बुजुर्गों को इन चिन्हित स्टार्टअप के माध्यम से उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम करेगा। भारत की जनसंख्या में बुजुर्गों की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए इस योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जनसंख्या में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2001 में जहां 7.5% थी, वहीं 2026 तक ये बढ़कर लगभग 12.5% के आसपास होने की उम्मीद है। एक अच्छी न्यूज़ है टीईटी के लिए, जो टीईटी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने टीईटी क्वालिफाई किया, तो आजीवन हुई टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैधता तो लिखी हुई है। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैधता आजीवन करने का निर्णय लिया है। इससे पहले अभी तक शिक्षक पात्रता टेस्ट की वैधता परीक्षा के वर्ष से अगले 7 वर्षों के लिए मान्य थी। 2011 से पूर्व व्यापी प्रभाव से शिक्षक पात्रता की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री के अनुसार यह एक सकारात्मक कदम है जो शिक्षक या शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा। निर्णय में कहा गया कि संबंधित राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए सिरे से टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा एक व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों में बदलाव करेगा। इसमें प्रावधान था कि टीईटी राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा और टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता टीईटी पास करने की तारीख से 7 वर्ष थी। NCTE को दिनांक 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसार एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ये नोट कर लेना, ठीक है ना। NCTE का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना है। नेक्स्ट न्यूज आती है विश्व पर्यावरण दिवस 2021। तो लिखा हुआ है लोगों को प्रकृति के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में लोगों को यह सूचित करता है कि प्रकृति के मूल्यों के लिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस साल के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का अर्थ है पर्यावरण को होने वाली क्षति को बाधित करना, प्रिवेंटिंग रोकना, हेल्टिंग और हॉल्टिंग, और इसकी पुनः स्थिति बहाल करना मतलब रिवर्सिंग। इस पर्यावरण दिवस के मौके पर UN डेकेड ऑन द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021-30 की भी शुरुआत की जा रही है। यह एक वैश्विक मिशन है जिसका लक्ष्य जंगलों से लेकर खेतों तक, पहाड़ों की चोटी से लेकर समुद्र की गहराई तक अरबों हेक्टेयर्स तक फैले पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। गौरतलब है कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। यह साल 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र सभा के विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की थी। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। याद रखना, अब स्टॉकहोम जो कॉन्वेंशन था वो रिलेटेड था आपका जब आपका UNEP बना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और 1974 से 5 जून को ही आपका क्या था कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। थीम याद रख लेना, ठीक है ना, ओनली वन अर्थ उस टाइम पे थी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में देखने को मिलेगा। 5 जून 1972 को स्टार्ट हुआ था। फिर बता दूं 5 जून 1974 से मनाया जा रहा है आपका क्या, आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। हेड अभी कौन है, इंगर एंडरसन। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाइट गुड्स पर PLI स्कीम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। तो भारत में व्हाइट गुड्स जिन्हें बोलते हैं एयर कंडीशनर और LED लाइट्स जो आती हैं आपकी, निर्माताओं के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को नोटिफाई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब होता है कि यहाँ पर सरकार आपको क्या देती है, सब्सिडी देती है, आपको मोटिवेट करती है कि आप इनके निर्माण में क्या करें, बेहतर करें। यह योजना उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत टैक्स में भी छूट दी जाती है इसके तहत। इस योजना का उद्देश्य भारत में कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाना है। इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकेगा। DPIIT ने योजना के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए विस्तृत योजना दिशा निर्देश जारी किए हैं।
ये दिशा निर्देश उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ उचित परामर्श के साथ तैयार किए गए। इस योजना में वैश्विक निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण बढ़ाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यहाँ PLI योजना वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान 5 वर्ष की अवधि में 6,238 करोड़ रुपए की वित्तीय सीमा के भीतर लागू की जाएगी। योजना के लिए आवेदन विंडो 15 जून 2021 से 15 सितंबर 2021 तक खुली रहेंगी। बता दें कि भारत सरकार की किसी अन्य PLI योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली संस्था भारत सरकार की अन्य लागू योजनाओं या राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत लाभ ले सकती हैं। कई MSME मतलब जिसे बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सहित वैश्विक और घरेलू कंपनियों को इस योजना का लाभ होने की संभावना है। MSME मिनिस्टर कौन है? अभी तो वो है आपके नितिन जयराम गडकरी। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक हुआ सेवा मुक्त। तो लिखा हुआ है कि भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शिप INS संध्याक 40 सालों तक देश की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो गया। जहाज की परिकल्पना भारत सरकार के तत्कालीन मुख्य हाइड्रोग्राफर रियल एडमिरल FL फ्रेजर द्वारा की गई थी। नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप से दिए जाने के बाद जहाज का निर्माण 1978 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा कोलकाता में किया गया था। कई बार पूछा जाता है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का आपका हेडक्वार्टर का है, तो कोलकाता याद रखना, GRSE का। जहाज को भारतीय नौसेना में 26 फरवरी 1981 को कमीशन किया गया था। नौसेना के अनुसार जहाज ने देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों, अंडमान समुद्र और पड़ोसी देशों में भी लगभग 200 प्रमुख जल सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण किए थे। जहाज कई महत्वपूर्ण अभियानों में भी सक्रिय भागीदार है, जैसे कि ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना, ऑपरेशन सारोंग, ऑपरेशन रेनबो 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना और पहली संयुक्त भारत अमेरिका HADR एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प में भारत एक टाइगर ट्रम्प क्या एक्सरसाइज होती है भारत और किसके बीच में, अमेरिका के बीच में, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, तो इंडियन नेवी की अगर बात करें 1612 में फाउंड हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी जो थी आपकी 1947 से 1950 तक रही थी। 1950 के बाद इसे इंडियन नेवी के नाम से जाना जाने लगा। आप इतना याद कर लेना। इसका जो आपका मोटो है सनव वरुणा, और अगर पूछा जाएगा तो ये पार्ट है इंडियन आर्म फोर्सेस का, साथ में किसके, आपकी इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी आ जाती है। अच्छा, वहीं अगर बात करें तो कलर नेवी ब्लू और वाइट है, और मार्च इसका है जो जय भारती विक्ट्री टू इंडिया, और इसकी एनिवर्सरी जो मनाई जाती है 4 दिसंबर को मनाई जाती है। आप याद रखना 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है। कमांडर इन चीफ जो होते हैं वो हमेशा राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का, रामनाथ कोविंद है अभी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आपके एडमिरल करमबीर सिंह है, तो ये आप याद कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है, 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी मिली है। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे बोलते हैं DAC, ठीक है ना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ने 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने की मंजूरी दी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 आई, जैसे आई का मतलब होता है इंडिया के तहत किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 43,000 करोड़ होगी। इससे पहले हम प्रोजेक्ट 75 भी चला चुके हैं, ठीक है ना, पर वो हमने फ्रांस की मदद से चलाया था, ठीक है ना, उसके बारे में बताऊंगा। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस होंगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता है कि किसी भी आपकी जो पनडुब्बी है उसे ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सतह पर नहीं आना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तो कहाँ रह सकती, पानी के नीचे बनी रह सकती है। इसे बोलते हैं आपका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। अच्छा, लिखा, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना को भारतीय रणनीतिक साझेदार कंपनी का चयन करने को कहा है, जो एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता के सहयोग से देश के इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। 2 भारतीय कंपनियों को रणनीतिक साझेदारों के रूप में चुना जाएगा, जिनमें मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड, जो पहले भी प्रोजेक्ट 75 में काम कर चुकी है, और लॉर्सन एंड ट्यूब्रो भी इसमें आपकी जुड़ेगी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पहली परियोजना होगी। यह परियोजना भारत में पनडुब्बी निर्माण के लिए इस एक स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का काम भी करेगी। P75 इंडिया के तहत निर्मित पहली पनडुब्बी की आपूर्ति 2030 तक होने की संभावना है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया को P75 के स्थान पर लाया गया है। बता दें कि P75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पर आधारित कलवरी श्रेणी की 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक पनडुब्बियां बनाई जा रही है। याद रखना है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक है, ना कि न्यूक्लियर क्या बोलते हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से। आपकी जो 75 है वो डीजल इलेक्ट्रिक है। लिखा है इसमें 3 पनडुब्बी यानी INS करंज को इस साल मार्च में कमीशन किया जाएगा। इसके अलावा DAC ने सेना के लिए लगभग 6,000 करोड़ में हवाई रक्षा तोपों की खरीदों को भी मंजूरी दी है। यह मंजूरी बाय एंड मेक इंडियंस के तहत की जा रही है। अच्छा, प्रोजेक्ट 75 जो था ना, उसके तहत आपकी 6 पनडुब्बियां बनानी थी, जिसमें आपकी कालवरी हो गई, खांडेरी हो गई, करांज हो गई, जो तीनों मिल चुकी है। 3 रह रखी है, एक वेला रह रखी है, एक आपकी वाघीर रह रखी है, एक वगासीर रह रखी है। यहाँ पे वाघीर नहीं लिखा हुआ, तो जरूर आप नोट कर लेना है, कहीं आप ढूंढते फिरे कि कालवरी तो बोल दिया सर ने, खांडेरी बोल दिया, करांज बोल दिया। 3 कौन कौन सी बोली मैंने, वेला, वाघीर नोट कर लेना, और फिर है वगासीर, तो ये 3 और रह रखी है।
अच्छा, भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की राह पर है। शून्य शून्य कार्बन उत्सर्जक मतलब कि भाई जितना क्या कर देगा, कार्बन एमिशन बिल्कुल क्या कर देगा, जीरो कर देगा। बात समझ में आई? ये क्या बोल रहा है, एमिशन ही जीरो कर देगा, करेगा ही नहीं कार्बन का उत्सर्जन। और एक होता है आपका न्यूट्रल करना। न्यूट्रल मतलब आपने जितना CO2 क्या किया, एमिट किया, उतना ही क्या कर दोगे, कंज्यूम कर दोगे, मतलब उसे पर्यावरण में नहीं रखने दोगे। तो देखो पढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के मिशन मोड पे काम कर रहा है। और भारतीय रेलवे का टारगेट भी था 2024 तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई होना, या 2030 से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की दिशा में बढ़ रहा है। रेलवे नए भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल, कुशल, लागत प्रभावी, समयनिष्ठ बनने की राह पर है। यह यात्रियों के साथ साथ माल ढुलाई का आधुनिक वाहक बनने की कोशिश में है। भारतीय रेलवे के व्यापक विद्युतीकरण, जल और कागज संरक्षण और रेलवे की पटरियों पर जानवरों को घायल होने से बचाने जैसे कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। रेलवे विद्युतीकरण 2014 से लगभग 10 गुना बढ़ गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण को कम करता है। आगे लिखा, हेड ऑन जनरेशन सिस्टम, जैव शौचालय और LED लाइट ट्रेन को यात्रा के ऐसे बेहतर साधन में बदलते हैं जो यात्रियों के लिए आरामदेह होने के साथ साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी है। रेलवे अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को एक कम कार्बन हरित परिवहन नेटवर्क के रूप में विकसित कर रहा है। इसके अलावा इससे रेलवे को ज़्यादा ऊर्जा दक्ष और कार्बन अनुकूल तकनीकों, प्रक्रियाओं और व अभ्यासों को अपनाने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच हरित पहलों को सुविधा को लेकर जुलाई 2016 में एक MOU, जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसमें 39 कार्यशालाओं, 7 उत्पादन इकाइयों, 8 लोगो सेट और 1 स्टोर डिपो को ग्रीन को प्रमाणन मिल चुका है। भारतीय रेलवे ने अपने जोखिम आकलन और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल को जलवायु परिवर्तन की विशेषताओं को शामिल किया है। ग्रीन सर्टिफिकेशन के में मुख्य रूप से पर्यावरण पर सीधे असर डालने वाले मापदंडों का मूल्यांकन शामिल है। इनमें पर्यावरण को सीधा प्रभावित करने वाले मानकों जैसे ऊर्जा संरक्षण के उपाय, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण आदि को शामिल किया जाता है। अच्छा, ये होता है आपका, देखो कार्बन न्यूट्रल होना। कार्बन न्यूट्रल एक तो होता है बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन होता है कि कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं करना। एक होता है न्यूट्रल करना। न्यूट्रल मतलब जितना आपने CO2 एमिट किया है, जितना आपने उसे एमिट किया है, मान लीजिए आपने क्या कार चलाई, आपने प्लेन चलाया, आपने किसी तरीके से आपने लकड़ियां जलाई, तो आपने क्या कर दिया, कार्बन को एमिट कर दिया। उतना ही आपने क्या करना है, रिड्यूस करना, ऑफसेट करना है। आपने पेड़ लगाने ताकि क्या हो, सिंकिंग हो सके। आपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, आपने बैटरी कार इस्तेमाल करनी है। तो इस तरीके से आप थोड़ा देखने को मिलेगा। अच्छा, इंडियन रेलवे की बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी। 8 मई 1845 को ये क्या हुई थी, फॉर्म्ड हुई थी। ये आप याद कर लेना। और इसके जो की पीपल हैं, तो जो इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल हैं, और सुनीत शर्मा कौन है, चेयरमैन एंड CEO। याद रखना, चेयरमैन जो आता है वो तो सरकारी के लिए आता है, CEO जो आता है ना आपका, ये प्राइवेट है, क्योंकि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी हो चुका है। अब प्राइवेट प्लेयर्स भी क्या इंडियन रेलवे के अंतर्गत आते हैं। टोटल मिला के कितने जोन है, 18 जोन है। और जो सबसे लेटेस्ट वाला है देख लीजिए, 18वां जो है वो साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। पहला कौन सा था, नॉर्थ रेलवे था दिल्ली का। 2019 में 27 फरवरी को साउथ कोस्ट रेलवे जो था 18th बन गया था। ये याद रखना, जिसका हेडक्वार्टर आपका विशाखापट्टनम में। प्रेजेंट में अगर बात करें, प्रेजेंट में छोड़ दो क्योंकि 17 से 18 हो गए। अच्छा, 2002-2003 की बात करें तो 7 नए आपके जोन बने थे। 1951-52 में आपके 6 जोन बने थे। 1947 में आपके क्या था कि जो रेल नेटवर्क तो 54,380 के आसपास था, कंप्राइजिंग उसमें 42 बिग और स्मॉल नेटवर्क शामिल थे। तो ये आप पढ़ सकते हैं इससे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, लद्दाख में यूनटैब योजना शुरू की गई है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना शुरू की। यूनटैब योजना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तकनीकी सहायता के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसके तहत कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन सहित प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने नीट, जो आपका क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया, और क्लैट जो आपका लॉस एडमिशन जो आपका होता है उससे रिलेटेड है। जैसे परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्राप्त करने के लिए कक्षा 10 व 12वीं मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रीवा योजना के तहत छात्रों को 1 लाख रुपए तक की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी तरह सिविल सेवा, IAS और IFS की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए LG जो आपके कौन है, माथुर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1.54 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए सामुदायिक कक्षाओं के संचालन के लिए गांव में बेहतर प्रावधान की सुविधा के लिए LG के कोष से ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त सुधार की आवश्यकताओं की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, 100% नामांकन और स्कूलों में ड्रॉप आउट शून्य करने के प्रयास होने चाहिए। तो ये आपका लद्दाख,
ठीक है ना। और बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख ही है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर से आपका लद्दाख जो थे ये अलग अलग आपके क्या बन गए हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई। इसके लिए आपका क्या आया था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था आपका 2019 का, ये आप याद कर सकते हैं। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं, एक आपका वायलेट कलर में दिख रहा होगा, बैंगनी में कारगिल, और एक आपका येलो कलर में लेह, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसकी सीमा चाइना से लगती है और चाइना तिब्बत चाइना से भी लगती है। ऊपर से अफगानिस्तान हो गया, बगल से पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो इंडिया लिखा हुआ है सिक्किम में सड़क विकास पर एडीबी से समझौता। तो लिखा हुआ भारत और एशियाई विकास बैंक ने सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के अपग्रेड के लिए $2.5 मिलियन लगभग 18 करोड़ रुपए की परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए। या पूर्वोत्तर राज्य में जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए परियोजना की तैयारियों और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करेगा, जो महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ तथा पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद करेगा। पीआरएफ पहाड़ी राज्य में सड़क पर संपर्क में सुधार करने के राज्य सरकार की प्राथमिकता का समर्थन करेगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और दूर दराज के गांवों में लोगों के लिए पहुंचने में मदद करेगा। भारत के लिए एडीबी ने कहा है कि पीआरएफ परियोजना का उद्देश्य चयनित उप परियोजनाओं के विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना और राज्य एजेंसियों की क्षमता निर्माण करना है, ताकि आगामी परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। या दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आगामी परियोजना में सड़क सुरक्षा, रखरखाव और जलवायु अनुकूलन और समन के तत्वों को शामिल करने में भी मदद करेगा। सिक्किम के सड़क नेटवर्क को हर मौसम में अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार भूस्खलन और कटाव से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और राज्य के भीतर संपर्क बाधित होता है। 2011 में शुरू किए गए एडीबी द्वारा वित्त पोषित उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम ने पहले सिक्किम में सड़क सुधार का समर्थन किया था। अच्छा, अगर बात करें तो बगल की तरफ, लेफ्ट की तरफ आपको ये सिक्किम दिख रहा है। अगर सिक्किम की बात करें तो इसकी राजधानी गंगटोक आपको दिखेगी ईस्ट सिक्किम की तरफ दिखेगी। ये 4 डिवीजन में बटा हुआ है, नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट आपका साउथ सिक्किम और एक है वेस्ट सिक्किम। इसकी जो सीमा साझा होती है अंतर्राष्ट्रीय, वो नेपाल और चाइना से होती है और भूटान से होती है। नीचे से केवल एक ही राज्य से ये सीमा लगाता है, वो है आपका वेस्ट बंगाल। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका 19 दिसंबर 1966 को फॉर्म हुआ था। मंडलियोंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो लीडर हैं, जो आपके प्रेसिडेंट है, वो मसात्सुको आसाकावा जापान से आते हैं। इसके जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो भारत के अशोक लवासा है, ठीक है ना, तो ये आप नोट कर लेना। तो ये था आपका वीडियो। मैं फिर से बता दूं, पीडीएफ आपका नहीं डल पाएगा, क्योंकि जो अब मैं बना रहा हूँ पावर पॉइंट पे बना रहा हूँ, क्योंकि इसका जो पीडीएफ था वो बन ही नहीं पाया। बहुत बड़ी फाइल हो गई थी, 300 पेज की हो गई थी, और तभी मैं इसे 2 पार्ट्स में लेके आया। तो माफ़ कर देना कि इसका पीडीएफ मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, आप वीडियो से देख लेना, ठीक है ना। और जितनी चीज़ें मैं मुंह से बोलते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पेन है वो भी इस पर काम नहीं करेगा बेहतरी से, कर तो लेगा पर बेहतरी से नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है। बगल में जैसे आप सब्सक्राइब दबाओगे तो बेल आइकन प्रेस भी कर सकते हैं, उसके बगल में आता है, और वहाँ से आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सारी जितने भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ, तो वहाँ से भी आप हमारे साथ क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।